नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। बिहार की राजनीति इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है, खासकर नीतीश कुमार, जिनके पलटते ही राज्य ही नहीं केंद्र की राजनीति में भी चकल्लस का दौर शुरू हो चुका है। शांत पड़ा विपक्षी खेमा अब नीतीश की तारीफों के पुल बांध रहा है। कहा जा रहा है एक और मोदी विरोध का चेहरा विपक्ष के खेमे में जा बैठा है, लेकिन इस चेहरे की चौड़ी मुस्कान बता रही है कि नीतीश के इरादे बुलंद हैं। वहीं बिहार की सत्ता हाथ से फिसल जाने के बाद भाजपा भी सावधान हुई है और उसने विशेष रणनीति तैयार की है। अभी अभी उसने दिल्ली में बैठक कर 2024 में अब की बार 40 में से 35 सीटों पर कब्जा करने का संकल्प लिया है। लेकिन ये होगा कैसे, ये देखना अभी शेष है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। साथ ही इसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल बॉर्डर से जुड़े होने की वजह से 10 और सीटों को यहां के मतदाता प्रभावित करते हैं। इसलिए बिहार को लेकर पॉलिटिकल पार्टियों का विशेष फोकस रहता है। बिहार, झारखंड जैसे राज्य को भाजपा को अलग नजरिए से देखना होगा, क्योंकि यहाँ की राजनीति देश के दूसरे राज्यों से पूरी तरह भिन्न है। ऐसे में भाजपा को बिहार फतह के लिए सबसे पहले पटना को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाना होगा। संगठन में मैनेजर टाइप नेताओं की जगह जमीन पर काम करने वाले नेताओं को तरजीह देनी होगी। भाजपा की कार्यशैली को नजदीक से जानने वाले अब भी इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि बिहार जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में भाजपा का संगठनात्मक स्वरूप इतना लुंज पुंज है। फिलहाल बिहार में उसके पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो राज्य में पार्टी को धार दे सके, जिसके खड़े होते लोगों की कतार लग जाए, जो भीड़ को जुटा भी पाए और उसे बांध भी पाए। भाजपा का केंद्र नेतृत्व तो संगठन के प्रति इतना बेपरवाह हो ही नहीं सकता कि उसे 40 संसदीय सीट और 243 विधायकों वाले बिहार के बारे में कोई अंदाजा नहीं हो। भाजपा को सोचना होगा कि जो काम महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने किया, या पूर्वोत्तर में हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं, या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया है, क्या बिहार में भाजपा के पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो ऐसा करने का माद्दा रखता है। सच तो यही है कि बिहार में भाजपा ने उसे ही आगे बढ़ाया जो भाजपा के ही बल पर सत्ता सुख लेता आया और मौका मिलते ही उसे आंखें दिखाने से भी नहीं चूकता। नीतीश के जाने के बाद कैसे भाजपा ने बिहार को अपने एजेंडे में लिया है, कैसे उसने लोकसभा में 35 पार का संकल्प दोहराया है और इस संकल्प के मद्देनजर उसे क्या कुछ करना होगा, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और सबसे बड़े संगठन में इन दिनों इस बात पर गहन मंथन चल रहा है कि भाजपा के अश्वमेध का घोड़ा बिहार में क्यों रुक जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा से लेकर बिहार के हाल के घटनाक्रम के बाद ये सवाल और गंभीर होकर भाजपा के सामने आया है। आडवाणी की रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर में रोकी गई थी। उसके बाद से भाजपा बिहार में देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले कमजोर होती गई। लोकसभा चुनावों की बात छोड़ दें तो पार्टी ने विधानसभा चुनाव में राज्य में कोई खास उपलब्धि हासिल नहीं की है। बिहार के हाल के घटनाक्रम के बाद भाजपा ने इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाई है और दिल्ली में संपन्न कोर ग्रुप की बैठक में 2024 के लिए अब की बार 35 का संकल्प लिया है। जहां तक बिहार में पार्टी के प्रदर्शन का सवाल है तो 2014 में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की प्रचंड लहर में बिहार में पार्टी को 22 सीटें मिली। उसकी सहयोगी लोजपा को 6 और रालोसपा को 3 सीटें मिली। इस तरह 40 में से 31 सीटें एनडीए ने अपने नाम कर ली। लेकिन इसके 1.5 वर्ष बाद विधानसभा चुनाव हुए। 243 में से 151 सीटें राजद जदयू गठबंधन ने अपने नाम कर ली। भाजपा 53 पर सिमट गई। ये सब उसके बाद हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुआंधार 31 रैलियां की। प्रधानमंत्री ने शायद ही किसी राज्य के चुनाव में इतनी रैलियां की हों, लेकिन इसके बावजूद हुई भाजपा की इस हार ने शायद पार्टी को इतना डरा दिया कि जब 2017 में नीतीश कुमार वापस एनडीए में आए तो उसने बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया और फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में
ज्यादा सीटें होने के बावजूद उन्हें ही मुख्यमंत्री के पद पर बिठा दिया। इससे पूरे देश में ये संदेश गया कि भाजपा को बिहार में अकेले जाने से डर लगता है। इसका जवाब किसी के पास नहीं था, न पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास और न ही स्थानीय संगठन के पास। भाजपा को अब ये सोचना होगा कि पार्टी को बिहार में किस बात से डर लगता है। आखिर पार्टी इस मुद्दे की ओर कब ध्यान देगी? अपनी इस संगठनात्मक कमजोरी को दूर करने के लिए भाजपा को न केवल बिहार के लिए बल्कि झारखंड के लिए एक अलग ठोस रणनीति बनानी होगी। दिल्ली में संपन्न बैठक में इसी पर गहन मंथन हुआ और अब ऐसा लगता है कि पार्टी बिहार झारखंड के लिए कुछ अलग सोच रही है। इस बैठक में नीतीश लालू के तिलिस्म को तोड़ने के लिए जो रणनीति बनाई गई है वो तब तक कारगर नहीं होगी जब तक भाजपा एक सर्वस्वीकार्य नेता को सामने नहीं रखेगी। ये बात सभी जानते हैं कि बिहार में भाजपा के पास एक भी सर्वस्वीकार्य नेता नहीं है जो पूरे राज्य में वोट मांग सके या जिसका चेहरा भुनाकर लोगों को आकर्षित कर सके। भाजपा को समझना होगा कि बिहार की राजनीति दूसरे मुद्दों से अधिक सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित होती है। देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार में जातीय गोलबंदी अधिक है और शायद यही कारण है कि इस राज्य में सर्वजन की राजनीति करने वाली भाजपा की दाल नहीं गलती है। लेकिन इसके अलावा एक बड़ा कारण ये भी है कि बिहार में भाजपा के पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसकी पहचान पूरे राज्य में हो। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का खुद का जनाधार पश्चिम चंपारण जिले से बाहर कहीं नहीं है। पार्टी का कोई एक ऐसा सांसद नहीं है जिसकी पहचान उसके अपने संसदीय सीट से बाहर हो। भाजपा जैसी कैडर आधारित पार्टी के सामने ये बड़ी चुनौती है जिससे वो कैसे निपटती है ये देखना दिलचस्प होगा। बिहार की राजनीति बहुत हद तक मंडल युग के दौर से अभी भी नहीं निकल पाई है। यदि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आज भी जातिगत जनगणना को अपना सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाकर भाजपा के खिलाफ अभियान छेड़ने की रणनीति बना रहे हैं तो इसके पीछे यही कारण है। महागठबंधन के पास इस समय कुल 59%, यादव का 15%, मुसलमानों का 17%, कुर्मी कोयरी का 11% और दलितों के 16% में एक बड़ा हिस्सा वोट बैंक है। ये मत प्रतिशत उसे अजय स्थिति में पहुंचा देता है। पिछले चुनाव में कुर्मी कोयरी के वोटों का नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच बंटवारा हो गया था। कुशवाहा हर सीट पर 5, 10 से 20 हजार तक वोट पाने में सफल रहे थे, लेकिन बदले माहौल में कुशवाहा भी नीतीश के खेमे में होंगे। इसी तरह मुसलमान वोटरों का बंटवारा भी जदयू, राजद और ओवैसी के बीच हो गया था। इस बार ये मत प्रतिशत भी एकजुट रहेगा। इसके साथ ही आर्थिक तौर पर पिछड़े 26% और महिलाओं के वोट बैंक का बड़ा हिस्सा भी नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ा रह सकता है। जाहिर है कि इस परिस्थिति में भाजपा की चुनौती बढ़ जाएगी, लेकिन विपक्षी खेमे को ये भी देखना होगा कि सामने कौन खड़ा है। सामने मोदी हैं, कुछ भी हो सकता है। इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के पक्ष में मजबूत दिख रहे आंकड़े केवल कागजी हैं। सच्चाई ये है कि उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले चुनाव में ही कुर्मी कोयरी वोट बैंक में सेंध लगाकर बता दिया था कि नीतीश कुमार की इस वोट बैंक पर पकड़ इतनी मजबूत नहीं है जितना कि बताया जाता है। चूंकि इस बार इसी जाति से आने वाले आरसीपी सिंह अलग पार्टी बनाकर या भाजपा के साथ आकर, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, चुनाव लड़ सकते हैं, तो इससे भाजपा को लाभ हो सकता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि नीतीश कुमार की उपस्थिति में ही आरसीपी सिंह को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने के नारे लगने लगे थे। ऐसे में ये फैक्टर नीतीश को चोट पहुंचा सकता है। 2015 और 2020 के चुनाव परिणाम और मत प्रतिशत बताते हैं कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद की यादव वोट बैंक पर पकड़ कमजोर हुई है। ये बात लोकसभा चुनावों में भाजपा को मिले समर्थन से ही साबित हो गई है। माना जाता है कि इसी कमजोरी के कारण पिछले लोकसभा चुनाव में राजद शून्य पर पहुंच गया था। वो यादवों के अपने गढ़ में पारंपरिक सीटें बचाने में भी कामयाब नहीं हो पाया। भाजपा को लगता है कि यदि उसने यादव कार्ड मजबूती के साथ खेला तो वो लालू यादव के इस खेले में बड़ी सेंध लगा सकती है। इसी रणनीति के तहत भाजपा बिहार के यादव नेताओं को लगातार आगे बढ़ाएगी। इस रणनीति के तहत केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और लालू परिवार के अहम सदस्य रहे रामकृपाल यादव को प्रदेश में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। दूसरे राज्यों के यादव नेताओं जैसे भूपेंद्र यादव, पूर्व प्रदेश प्रभारी को भी मजबूती के साथ राज्य में उतारा जा सकता है।
राज्य के शिया मुसलमानों और पसमंदा मुसलमानों में नेतृत्व उभार कर मुसलमान वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति पर भी पार्टी विचार कर रही है। पार्टी नेता शाहनवाज हुसैन पहले ही राज्य में उतारे जा चुके हैं। इसके अलावा दलितों में महादलित और पिछड़ों में अति पिछड़ों का कार्ड भी मजबूती के साथ खेलकर राजद की पकड़ कमजोर की जा सकती है। इस समय भाजपाई खेमे से बाहर जा चुके चिराग पासवान यदि लौट आते हैं तो इससे वो दलितों के बीच पकड़ बनाने में अच्छी मदद कर सकते हैं। बिहार में 26% आर्थिक तौर पर पिछड़े फ्लोटिंग मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा है, जो मुद्दों के अनुसार कभी नीतीश कुमार तो कभी दूसरे दलों को समर्थन देता रहा है। भाजपा इन्हें अपने साथ जोड़ सकती है। राज्य में 15% उच्च जाति का वोट बैंक भी है, जो पूरी मजबूती के साथ भाजपा के साथ खड़ा रहा है। केंद्र सरकार इन वर्गों के लिए विशेष योजनाएं लाकर उन्हें मजबूती के साथ अपने खेमे में लाने का काम करती रही है। इस योजना को और मजबूती दी जा सकती है। पार्टी का यह दाव उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी राज्यों में कारगर साबित हुआ था। बदले माहौल में भाजपा इसे और मजबूती के साथ खेल सकती है। इन तमाम संभावनाओं के बावजूद भाजपा को ये समझना होगा कि उसे बिहार ही नहीं, झारखंड में भी एक सर्वमान्य नेता को आगे बढ़ाना होगा। पार्टी को समझना होगा कि सरकार और संगठन चलाने की जिम्मेवारी को जोड़ देने से नुकसान होता है, जैसा कि वो झारखंड में भुगत चुकी है। पार्टी के सामने केंद्र का उदाहरण है, जहां सरकार और संगठन की जिम्मेवारी अलग अलग हाथों में है। राज्यों में भी उसे ऐसा ही नेतृत्व विकसित करना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसा कौन चेहरा हो सकता है जो वही काम करने का मादा रखता हो जो महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने किया, असम में हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कर दिखाया है। भाजपा को बिहार में एक ऐसा नेता ढूंढना होगा, आगे करना होगा, जो सभी जिलों और सभी समाज के बीच स्वीकारता रखता हो। यहाँ समाज की बात इसलिए आ जाती है क्योंकि भले ही लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के नाम पर जात पात के समीकरण टूट जाते हों, लेकिन विधानसभा चुनावों में ऐसा अभी भी नहीं होता। तेजस्वी यादव ने 2020 विधानसभा चुनाव में राजद को 75 सीटें जिताकर सबसे बड़ी पार्टी बनाया। ऐसे में नकारा नहीं जा सकता कि यादव मुस्लिम वोट उनके पास बहुतायत में है और जदयू राजद कांग्रेस के अकेले लड़ने पर भाजपा फिर पटखनी खा सकती है। इसका कारण वही होगा, स्थानीय नेतृत्व का अभाव। हालांकि ये भी सही है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़कर भाजपा ने कई राज्यों में स्थानीय नेतृत्व पैदा कर दिया है। जिस दिन बिहार के नेताओं पर पार्टी आलाकमान विश्वास कर लेगा, उन्हें खुलकर खेलने का मौका देगा, उस दिन बिहार में नेतृत्व की कमी दूर हो जाएगी। अगर बिहार में सचमुच भाजपा झंडा गाड़ना चाहती है तो उसे यहाँ छोटे छोटे दलों के साथ ही अपने योग्य नेताओं पर विश्वास करना होगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।